तो जुड़ जाए दोस्तों आज के सेशन के साथ और करते हैं आज अपन अपने नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। जल्दी से जल्दी जुड़िए। ऐसा ही तो है। बच्चा क्या नहीं आया तो ही मैं ही गे। हम्म। हम्म। राधे 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 राधे, स्वागत आप सभी का। लवेश वर्मा जी, एपी चौधरी, स्वागत है। प्रियंका जी नमस्कार। सभी का स्वागत है आज के सेशन के अंदर। जुड़ जाइए जल्दी से सेशन के साथ दोस्तों। विवेक जी, सभी का स्वागत है। करते हैं एक शुरुआत नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है दोस्तों, अपन स्टार्ट करने वाले हैं लाइट से, प्रकाश से। सबसे पहला टॉपिक आपका शानदार टॉपिक रहने वाला है, प्रकाश। लाइट। बिल्कुल जी, अशोक जी जय हिंद। मधुबाला जी स्वागत है। टॉपिक का नाम है अपना प्रकाश। बहुत शानदार टॉपिक है, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, शानदार क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली आप कर भी दोगे। बिल्कुल अंजलि जी, आपने जो बैच लिया उसी की तो क्लास होने वाली है। ये तो आपको जोड़ते क्यों बैच के अंदर। सबसे पहला पॉइंट आता दोस्तों प्रकाश। पहला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत बताओ। पहले तो पृथ्वी पर आपसे बोल दिया जाए दोस्तों, प्रकाश का स्रोत क्या है, बताओ। पहला क्वेश्चन यही आता है, पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत क्या मिलने वाला आपको। पहला क्वेश्चन का आंसर यही आता है भाई साहब, सूर्य होता है, ये सबको पता है। बिल्कुल जी, प्रियंका जी, विनीता जी, स्वागत है। एक बार जुड़िए सारे के सारे बच्चे आज के सेशन के साथ में। एक सेकेंड, आपके कमेंट निकाल दे वैसा, कमेंट थोड़े से हाइड हो गए हैं। बस एक मिनट, एक मिनट। चलो जी, बस एक मिनट, खुल गए।
चलिए, हाँ बिल्कुल जी सर। कितने टॉपिक एसआई के अंदर, एसआई में पोर्ट में पढ़ाओगे सर? 2 पार्ट सर, साइंस 2 पार्ट में पढ़ाओगे मतलब साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 से 12 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं नॉर्मली, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का पार्ट आएगा और जनरल साइंस आएगी। जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पता ही है कि आने वाली है। टेक्नोलॉजी वगैरह या बायोलॉजी आपकी शायद स्टार्ट कर रखी होगी सर ने पहले से। अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट संभालेंगे। मोस्टली 15 टॉपिक होने वाले हैं आपके दोनों के अंदर। मोस्ट वो अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल जी। सिलेबस नहीं होता जनरल साइंस का लवेश। लवेश जी, जनरल साइंस का कोई सिलेबस नहीं होता भाई साहब। कि आप बोलो कि साहब जनरल साइंस का सिलेबस बताओ, कोई सिलेबस कोई नहीं बता सकता। क्वेश्चंस वगैरह हैं जो आते रहते हैं आपके, वो इसके अंदर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो सबसे पहला टॉपिक अपना होने वाला बेटा, वो होने वाला लाइट से रिलेटेड। उससे अपन स्टार्ट करने वाले बेटा आज के सेशन। तो चलिए आज के सेशन की बात करते हैं। चलो, सूर्य। सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे? नहीं है काफी सतीश जी, नहीं है काफी। लैब असिस्टेंट के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि लैब असिस्टेंट के अंदर आपको सेकंड ग्रेड लेवल तक का आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और वो मैं आपको यहाँ पे नहीं कराने वाला। उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी। अपने जनरल साइंस में वो चीजें नहीं है। तो कृपया करके आप ये दिमाग में ना बैठाएं कि लैब असिस्टेंट के लिए सफिशियंट होगी क्या ये टॉपिक। उसमें ऑप्टिक्स आती है अलग से, प्रकाशिकी आती है लैब असिस्टेंट में। ये प्रकाश है। प्रकाश प्रकाशिकी में अंतर होता है भाई सब दोनों में। ऑप्टिक्स अलग चीज होती है और ये लाइट अलग चीज होती है। लाइट का मतलब होता है बेसिक जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए प्रकाश के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, प्रकाश का स्रोत धरती पे क्या है? सूर्य। आज सूर्य से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप किए जा चुके हैं? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन सूर्य से रिलेटेड क्या आ चुका है बेटा? तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई साहब सूर्य की अगर बात की जाती है तो सूर्य एक क्या होता है? तारा होता है, ये सबको पता है। सूर्य क्या होता है भाई साहब? एक ये तारा होता है, स्टार होता है आपका, एक तारा है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो गैस की बात की जाती है, तो सूर्य के अंदर जो गैसें पाई जाती है वो हाइड्रोजन और एक क्या होती है बेटा? हीलियम। दो गैसें आपको दिखने वाली है। मैक्सिमम गैसें कौन सी है सूर्य पे? हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, और दूसरी कौन सी है? हीलियम है। और वहां पर एक अलग प्रकार की ये हाइड्रोजन जल रही है लगातार, इसीलिए वहां पे एक ऐसी अभिक्रिया चल गई जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, और उस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो ऊर्जा का कारण क्या है? अगर मैं ये बोलूं कि सूर्य पर ऊर्जा का कारण क्या है, सौर ऊर्जा में बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे बोला जाए सौर ऊर्जा का कारण क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो सौर ऊर्जा का कारण होता है दोस्तों क्या? सूर्य पर होने वाली कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होने वाली है। कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, अगर आपने नाम सुना है। न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर बात आती है तो वो अभिक्रिया सूर्य के ऊपर होती है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जब दो नाभिक जुड़ते हैं तो एक नाभिक का निर्माण करते हैं, और उस दौरान अत्यधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और वो ऊर्जा इतना टेम्परेचर कर देती है, इतना तापमान बढ़ा देती है। तो आपसे अगर बोल दिया जाए कि सूर्य का ताप कितना होता है, फिर आपसे बोल दिया जाए सूर्य का ताप, कि भाई साहब अगर ये ऊर्जा होगी तो ये आपको पता है कि ये कैसी ऊर्जा होती है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है ये, एक तरीके से एक्सोथर्मिक जिसको अपन बोलते हैं। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया की तरह काम करती है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया आपको दिखाई देती है यहाँ पे। और ऊष्मा क्षेपी के कारण क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और ये हीट के कारण सूर्य का जो टेम्परेचर है, सूर्य का जो तापमान है, वो लगभग बाहरी सतह की बात की जाती है, कोरोना की बात की जाती है, तो लगभग कितना पहुंच जाता है दोस्तों? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना पहुंच जाता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने ज्यादा तापमान को मापने के लिए स्पेशल तापमापियां, थर्मामीटर यूज में लाए जाते हैं। और इसको मापने के लिए एक विशेष थर्मामीटर है जिसका नाम होता है दोस्तों पायरोमीटर। क्या होता है? पायरोमीटर। तो याद रख लेना, इस ताप को पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किससे मापते हैं?
पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो आपसे अगर बोल दिया जाए सूर्य का ताप अति उच्च ताप होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और ऐसे टेम्परेचर को मापने के लिए स्पेशली एक विशेष प्रकार के थर्मामीटर की आवश्यकता होती है दोस्तों, और उसका नाम क्या होता है? पायरोमीटर। अब होता क्या, देखो इतने तापमान के ऊपर हीलियम गैस जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये कौन सी गैस होती है? हीलियम। आपको पता है हीलियम नाभिकीय संलयन के अंदर हीलियम है, ये एक निष्क्रिय गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस का मतलब होता है कि सामान्यतः इसके जितने इलेक्ट्रॉन इसके परमाणु को अस्तित्व में आने के लिए चाहिए उतने इसके पास होते हैं। बाकी के जितने भी एटम होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, उनके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या आवश्यकता से ज्यादा होते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्तित्व में आने की कोशिश करते हैं या इलेक्ट्रॉन त्याग कर आने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन लेना ऋणावेश और देना धनावेश हो जाता है। लेकिन ये गैसें आयन अवस्था में नहीं आती, यानी आवेशित नहीं होती है। लेकिन दिक्कत होती है कि इतने टेम्परेचर के ऊपर निष्क्रिय गैसें भी आवेशित हो जाती हैं, और ये आवेशित आयनित गैसें हो जाती हैं। तो आयनित गैसों की एक अवस्था बन जाती है, और उस अवस्था को बोलते हैं दोस्तों क्या? प्लाज्मा। तो याद रख लेना सूर्य पर कौन सी अवस्था पाई जाती है दोस्तों? तो याद लिखना कि सूर्य पर क्या पाया जाता है? सूर्य पर प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। सूर्य पर कौन सी अवस्था पाई जाती है दोस्तों? प्लाज्मा अवस्था आपको देखने को मिलने वाली होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये अवस्था आपको पाई जाती है। प्लाज्मा कौन सी अवस्था होती है? अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया बेटा कि प्लाज्मा क्या होती है, तो प्लाज्मा के बारे में याद रख लेना, ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ये क्या होती है? पदार्थ की कौन सी अवस्था मानते हैं इसको? चौथी अवस्था कहा जाता है। तो सूर्य पर पाए जाने वाली अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था है, जो आयनित गैसों की अवस्था है, निष्क्रिय गैसों के ऊपर आंकी जाती है। निष्क्रिय गैस से अति उच्च ताप पर अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और आयनित अवस्था में आ जाती है। और उसी आयनित अवस्था को क्या बोलते हैं? उसी आयनित अवस्था को क्या बोलते हैं? उस फैन को कर दे फिर इधर, फैन को इधर करके और वो करके छोड़ दे एक जगह पे। उसी अवस्था को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों? समझ में जहां पर भी नहीं आए वहीं पर आप मेरे को बता देना कि भाई साहब ये बात समझ में नहीं आई है। ठीक है, बेसिक सी जानकारियां हैं, ज्यादा आपको इसमें है नहीं, एक एक बातें आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि भाई साहब सूर्य तारा होता है, गैस हाइड्रोजन हीलियम रखते हैं, अवस्था प्लाज्मा अवस्था रखता है। अब प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था है। ऊर्जा का कारण क्या होता है? नाभिक के संलयन अभिक्रिया, नाभिक के संलयन ऊष्माक्षेपी, इसके कारण हीट देती है। हीट के कारण सूर्य का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे मापने के लिए क्या काम में लेते हैं? पायरोमीटर काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अगला पॉइंट, देखो अगले पॉइंट की बात करते हैं। सूर्य के प्रकाश की प्रकृति पूछी जाती है कई बार कि सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर आता तो कैसी प्रकृति होती है। तो पहला पॉइंट, सूर्य के प्रकाश की अगर बात की जाती है, पहला पॉइंट आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचता है, रेडिएशन के द्वारा पहुंचता है। देखो हीट की बात करें, उष्मा ऊर्जा की बात करें, उष्मा की बात करें, तीन तरीके से ये चलती है। एक होता है चालन विधि, कंडक्शन मेथड, एक होता है संवहन विधि, कन्वेंशन मेथड, और एक होता है विकिरण विधि, है ना, रेडिएशन के द्वारा। रेडिएशन में निरावेश मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है आपको, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो पहली बात आती है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर या पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। कौन सी विधि होती है? विकिरण, रेडिएशन, रेडिएशन द्वारा पहुंचता है। ठीक है भाई साहब, पहुंचता है, मान लिए बात। दूसरा पॉइंट आता है सूर्य के प्रकाश की प्रकृति पूछते हैं, ये कई बार आता है। सूर्य के प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? सूर्य के प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? नेचर। तो ये
बताया जाता कि सूर्य का प्रकाश कैसी प्रकृति का होता है, द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर का बोलते हैं। कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति आपको देखने को मिलेगी। कैसी प्रकृति? द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब होता है कि दो प्रकृतियां होती है, इसको कहा जाता है दोस्तों क्या? एक तो होती है कणीय प्रकृति, एक तो कौन सी होती है दोस्तों? कणीय प्रकृति। और प्लस में एक कौन सी होती है? तरंगीय प्रकृति। दो प्रकार की प्रकृति मानी गई थी कि भाई साहब सूर्य या तो कण के रूप में धरती पे आता है। पहले वैज्ञानिक थे जिसने बोला कि सूर्य का प्रकाश कण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। फिर एक ने बोला तरंग के रूप में पहुंचता है। फिर बोला ड्यूल नेचर दिया गया, उन्होंने बोला कि भाई साहब तरंग के रूप में कण पहुंचते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात, कणी का सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन है? सूर्य के प्रकाश का कणी के सिद्धांत। तो देखो, पहली बात आती है कणीय, तो याद कर लिया कणी का सिद्धांत का प्रतिपादन। कणी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? याद रख लेना, कणी का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला कि सूर्य का प्रकाश कणीय प्रकृति में आता। उसका नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूटन। तो पहला पॉइंट याद रखना, कणी का सिद्धांत देने वाले कौन थे? न्यूटन थे। न्यूटन ने बोला सूर्य का प्रकाश कण के रूप में पृथ्वी पर आता है। ठीक है, पहली बात। लेकिन तरंग के रूप में बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? उनका नाम क्या है? हाइगेनबर्ग। तो याद रख लेना दूसरे वैज्ञानिक, सूर्य के प्रकाश का तरंगीय, प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के बारे में। तो याद कर लेना ये दूसरा पॉइंट, प्रकाश की तरंगीय प्रकृति का प्रतिपादन करने वाले, प्रकृति का प्रतिपादन किसने किया था? याद कर लेना, ये करने वाले वैज्ञानिक है हाइजेनबर्ग। कौन है? हाइगेंसबर्ग। इन्होंने बोला कि सूर्य का प्रकाश कैसी प्रकृति के अंदर आता है? सूर्य का प्रकाश तरंग के रूप में आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बात आती है, एक नाम आता है, देखो एक तो दिया कणी का सिद्धांत, एक तो क्या दिया? कणी का सिद्धांत। एक आता है क्वांटम सिद्धांत। नाम सुना कभी क्वांटम? तो मैक्स प्लांक नाम का वैज्ञानिक आए ने क्वांटम सिद्धांत के नाम से बोला कि भाई साहब क्वांटम का मतलब क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश कण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है और उसे फोटोन कहते हैं, उसे ही क्वांटम के नाम से जाना गया था। तो ये चीज भी आपको याद रख लेना। नोट लगा के लिख देता हूं इसके नीचे। क्या बात थी? ये दोनों वैज्ञानिकों की प्रकृति को माना गया कि भाई साहब तरंग भी होती है और कण भी होती है। तो प्रकाश के ये कण क्या माना गया? भाई साहब प्रकाश के ये कण तरंग के रूप में, ये जो कण होते हैं ये किसके रूप में? तरंग के रूप में गति करते हैं तथा पृथ्वी पर किसके रूप में आते हैं बेटा? पृथ्वी पर ही आते हैं किसके रूप में? फोटोन के रूप में। किसके रूप में? फोटोन। फोटोन तो नाम सुना होगा आपने, कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन कि भाई साहब प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचता है तो किसके रूप में पहुंचेगा? फोटोन के रूप में पहुंचेगा। बिल्कुल जी, फोटोन के रूप में पहुंचता है। तो प्रकाश के कण तरंग के रूप में गति करते हैं तथा पृथ्वी पर किसके रूप में पहुंचेंगे बेटा? फोटोन के रूप में पहुंचते हैं। किसके रूप में? फोटोन के रूप में पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे ही कणिका या क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना गया। इसे मैक्स प्लांक ने क्या कहा? क्वांटम सिद्धांत कहा। इसे ही बोला कि वैसा भी तो क्वांटा है, दोनों का जो ये फोटोन है इसको क्या नाम दिया गया बाद में? क्वांटा। कि वैसा क्वांटा आता है ये तो क्वांटा के रूप में प्रकाश के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स फोटोन होते हैं। बिल्कुल विनीता जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटा के नाम से जानते हैं। डोर खोल दे, डोर ओपन कर दे। प्रकाश के तरंग कण के रूप में गति करते हैं, इन्हें फोटोन कहते हैं। और फोटोन को क्या कहा? क्वांटा। तो याद कर लेना इसे किसने? मैक्स प्लांक, वैज्ञानिक का नाम याद रखना। मैक्स प्लांक ने क्या नाम दिया था? इसे मैक्स प्लांक ने क्या कहा था? क्वांटम कहा था। क्या कहा था? क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक ने इसे, मैक्स प्लांक ने क्या कहा था? क्वांटम सिद्धांत कहा था।
क्वांटम सिद्धांत कहा था? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत किसे कहा था? तो फोटोन जो आते हैं उनको क्वांटा के नाम से जाना गया। तो यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? यहां तक दोस्तों कोई दिक्कत है तो बताओ एक बार। एक आदमी है जिसका नाम है मैक्स प्लांक, एक का नाम क्या है? मैक्स प्लांक है, ये याद रखना आपको। एक आदमी यहाँ पे आता है हाइगेनबर्ग, इसको याद रखना है। एक न्यूटन को याद रखना है। अलग अलग नाम के वैज्ञानिक आएंगे आपके, वो चीजें आपको देखनी है। ठीक है। अब क्या होता है कि प्रकाश जो होता है ना, उसकी तरंग जो आती है, अपन ने क्या पढ़ा है कि प्रकाश के कण तरंग के रूप में गति करते हैं। अब ये तरंग के रूप में अगर गति करते हैं प्रकाश के कण, तो ये तरंग कैसी होती है? तरंगे दो प्रकार की होती है। एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य। एक होती है ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल। दो तरीके की होती हैं। तो प्रकाश की जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में लगाना है। नोट लगा के लिख देता हूं भाई साहब। प्रकाश की जो तरंगे होती हैं, प्रकाश की तरंग कैसी होती है दोस्तों? प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ये अनुप्रस्थ क्या होता है? अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? नाम आता अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ का मतलब होता है जिधर जाना है ना, उसके लंबवत कंपन करती है। ऐसे जिधर जाना होता है ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे होती हुई सांप की तरह ऐसे जाएगी। जिधर जाना है, जिस दिशा में जाना है, इस दिशा में इसको जाना है, तो इसके लंबवत कंपन करते हुए चलेगी। एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या होती है? एक बार ऊपर, एक बार क्या जाती है? नीचे की तरफ जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रति सेकंड कितनी बार ऊपर कितनी बार नीचे जाती है, वो होती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी लंबी चली जाती है, वो प्रकाश का वेग। आपसे बोला जाएगा दो ऊपर की तरफ अगर मुंह कर रखे, इसको बोलते हैं श्रृंग, और नीचे वाले को बोलते हैं ग्रत। इनके बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ये नाम आपने कभी सुने हैं या नहीं सुने हैं, उनकी बात करता हूं मैं। तो देखो, दो चार चीजें यहाँ पे बताई देता हूं मैं आपको, बेसिक जानकारी है वैसे तो। चलो बता ही देते हैं। देखो, प्रकाश की तरंग ऐसे जाएगी, ऐसे ये अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, जिस दिशा के लंबवत कंपन करती है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ का मतलब होता है संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करना। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करना। जिधर जाना उसके लंबवत, ऐसे ऊपर नीचे। तो लंबवत कंपन अगर करती हैं तो वो क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ प्रकृति कहलाती है। कैसी कहलाती है? अनुप्रस्थ प्रकृति कहलाती है। कह के नीचे भी रहेगा, कह रहे प्रकृति। चलो, ऊपर की तरफ अगर मुंह किया है, इसको बोलते हैं श्रृंग। ये ऊपर की तरफ है, इसको भी क्या नाम दिया जाता है? श्रृंग दिया जाता है। नीचे अगर आ गया, इसको बोलते हैं गर्त है। इसके नीचे आ गया, इसको भी क्या बोलते हैं? गर्त है। एक गर्त और एक क्या होते हैं? श्रृंग होते हैं आपके। अब देखो आपका पहली चीज क्या क्या नाम आता है? एक नाम आता वेग, वेलोसिटी। वेग क्या होता है? वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब होता है कि प्रति सेकंड तय की गई दूरी, प्रति सेकंड तय की गई दूरी, प्रति सेकंड तय की गई दूरी, ये वेग कहलाता है। एक आती है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। क्या कहलाती है? वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे कहते हैं?
या तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो ग्रतों के बीच की दूरी, ये कहलाती है वेवलेंथ। दो श्रृंग या दो ग्रत के बीच की दूरी, दो श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी। गर्त के बीच की दूरी जो होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? वेवलेंथ के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, दो श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। ये होती है वेवलेंथ, लेमड़ा से लिखते हैं इसको। इससे लिखते हैं लेमड़ा, ये नाम है, इसको बोलते हैं लेमड़ा। ये तो आपको पता ही है, लेमड़ा से इसको लिखा जाता है दोस्तों। और कम कर दे इसको। अगली आती है भाई साहब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। अगली क्या चीज आती है जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? अगली का नाम आता है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति के बारे में आना, प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। प्रति सेकंड क्या होती है? कंपनों की संख्या आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कंपन क्या होते हैं? कंपन का मतलब ऊपर गई नीचे, एक सेकंड में कितनी बार ऊपर कितनी बार नीचे जाता है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। अलग अलग प्रकाश, रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होती है। सूर्य के प्रकाश, दर से प्रकाश में 7 रंग होते, पता है? विबग्योर से याद करते हो, व्योलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो, ऑरेंज और रेड, ये होते हैं 7 रंग। सबकी अलग अलग होती है। और कितनी होती है इसका मान याद रख लेना। इसका मान कितना होता है? 4 × 10⁻14 से 7.9 × 10⁻14 हर्ट्ज तक जितना होता है, ये हर्ट्ज होता है। ठीक है, इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। और एक बात याद रखना, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती, ये सदैव नियत होती है। ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की कभी भी बात आती है ना, आवृत्ति की अगर बात आती है दोस्तों, आवृत्ति क्या होती है? सदैव नियत होती है, सदैव नियत होती है। बाकी के चेंजेबल होते हैं, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, तीव्रता भी चेंज हो सकती है, प्रकाश की इंटेंसिटी, लेकिन कभी भी क्या नहीं चेंज होती? आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती। लाल रंग की जो है 7 × 10⁻14, तो ये है ही, एक सेकंड में इतनी बार ऊपर नीचे होगा ही होगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होने वाली है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो कैसी प्रकृति है प्रकाश तरंग की? अनुप्रस्थ प्रकृति आपको मिलने वाली होती है। प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होने वाली है? अनुप्रस्थ प्रकार की मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है।
इन तरंगों को, अनुप्रस्थ तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जाने जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। और ये बताने वाले कौन थे? ये बताने वाला कौन था? मैक्सवेल। कौन था? मैक्सवेल। तो याद कर लेना, नोट लगा के लिख देता हूं अगला पॉइंट। प्रकाश तरंग को संचरण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम नहीं चाहिए। माध्यम तो जानते होंगे आप, ठोस, द्रव्य, गैस, जहां पे ये हो सकते हैं उनको माध्यम बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। अगर ये इनमें से कोई भी नहीं है उसको बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में, अर्थात ये निर्वात में भी गमन करती हैं। निर्वात में भी क्या करती है? वैक्यूम अगर मिल गया ना तब भी ये जाएंगी, निर्वात में भी क्या करेंगे दोस्तों? गमन करेंगे। इसीलिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? जिस वैज्ञानिक का नाम क्या था? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इनको बोला ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया। अतः इसे याद कर, अतः वैज्ञानिक कौन है? मैक्सवेल। अतः मैक्सवेल ने इन्हें क्या कहा? मैक्सवेल ने इन्हें क्या कहा? विद्युत चुंबकीय तरंग। मैक्सवेल ने इन्हें क्या कहा? विद्युत चुंबकीय तरंग कहा। याद कर लेना, मैक्सवेल ने क्या बोला इनको? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा, और विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तथा तथा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का, तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का क्या किया दोस्तों? प्रतिपादन किया। किसने किया? मैक्सवेल ने किया। इतनी बात ध्यान में रह जाएगी। बेसिक बेसिक चीजें अपन पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें छोटी मोटी पूछ ली जाती हैं। आज की जो एग्जामें चल रही हैं उनके अंदर बहुत ही डीप से क्वेश्चन आते हैं, और आपके लिए एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा। बिल्कुल जी अनु बागड़ी, स्वागत है। देखते हैं अंजलि जी, अभी तो एक का टाइम ही है, बाकी देखा जाएगा कितने का टाइम होगा। यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक बताओ, एक बार बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो। चलो आगे। ये देखो द्वैत प्रकृति, ये नहीं बताया मैंने, शायद किसने दी? ये देने वाले कौन है? डी ब्रोगली। याद कर लेना, डी ब्रोगली के अनुसार, वैज्ञानिक का नाम क्या? डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली के अनुसार क्या दोस्तों? द्वैत प्रकृति होती है प्रकाश की, ठीक है ना? ये शायद लिखा नहीं। और यही क्या है? सर्वमान्य मत है। प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति है ना, यही द्वैत प्रकृति का मत क्या है? ये सर्वमान्य मत है प्रकाश की प्रकृति का। यही क्या है? सर्वमान्य मत आपको मिलेगा, सर्वमान्य मत, सर्वमान्य मत आपको मिलने वाला है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, वही क्या है? यूनिवर्सल माना गया है। चले आगे देखो,
अब आता है एक वैज्ञानिक जिसका नाम था आइंस्टीन, नाम सुना होगा आपने, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या बोला कि एक फोटोन जो होता पृथ्वी पर पहुंचता है, ऊर्जा का पैकेट होता, अपन ने बोला कि फोटोन क्या होता है, ऊर्जा का पैकेट। उस फोटोन में कितनी ऊर्जा पाई जाती है, उस फोटोन में कितनी ऊर्जा आपको देखने को मिलती है, ये बताने वाला कौन था? ये था आइंस्टीन। और उसने बताया एक फोटोन में निहित ऊर्जा की समीकरण दी, जिसे प्रकाश ऊर्जा समीकरण के नाम से भी जानते हैं। एक नया नाम आता है दोस्तों, क्या? प्रकाश ऊर्जा समीकरण। प्रकाश ऊर्जा समीकरण, या आप ऐसे भी बोल सकते हो फोटोन में निहित ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा समीकरण या फोटोन में निहित ऊर्जा। पहली बात, ये बताने वाला कौन है? ये समीकरण देने वाला कौन है? हाँ, रेडिएशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विनीता जी, बिल्कुल। रेडिएशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो ये देने वाले कौन थे? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने दिया। प्रकाश ऊर्जा समीकरण किसने दी? आइंस्टीन ने दी। इनके अनुसार क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। जहां पे ई क्या है? ई यहाँ पे क्या है? ई के बारे में याद रख लेना। ई यहाँ पे क्या मिलेगी? प्रकाश की ऊर्जा मिलेगी, प्रकाश ऊर्जा है। ई यहाँ पे क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। एच यहाँ पे क्या है? प्लांक स्थिरांक होता है। मैक्स प्लांक नाम का वैज्ञानिक था जो आपने अभी पीछे पढ़ा है, उसका प्लांक स्थिरांक आपको मिलने वाला है। तो ये कौन मिलेगा? प्लांक स्थिरांक। और प्लांक स्थिरांक का मान अगर आपको ध्यान में रखना है तो वो भी याद रख लेना, इसका मान कितना होता है? एच बराबर कितना होता है? 6 कितना होता है दोस्तों, पता है किसी को? कितना होता है? 6.62। कितना होता है? 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल पर सेकेंड। ये आपको ध्यान में रखना है, जूल प्रति जूल इंटू सेकेंड। ये इसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34। ये इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। और न्यू यहाँ पे क्या मिलेगा? आवर्ती। ये क्या है? प्रकाश की आवर्ती आपको मिलने वाली है। ये प्रकाश की क्या मिलेगी दोस्तों? आवर्ती आपको मिलने वाली होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होती है प्रकाश ऊर्जा की समीकरण। सिंपल सी चीज है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है कई बार कि प्रकाश ऊर्जा की समीकरण देने वाले कौन है? तो आइंस्टीन है। क्या है? ई बराबर एच न्यू है। ई है एनर्जी की बात कर रही है यहाँ पे। एच है प्लांक स्थिरांक। हाँ, 10 की घात -34 ही होती है बेटा, बिल्कुल सही है। बिल्कुल 10 की घात -34। ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ एक बार, फिर आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, आगे चलें फिर। कोई दिक्कत है? नहीं है, चले बेटा। अब देखो, अब आती है बात किसकी? प्रकाश के वेग की, कि प्रकाश का वेग कितना होता है, ये चीज आती है। अब आता है दोस्तों क्या? प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में पूछा जाता है। प्रकाश का वेग आपसे पूछते हैं, तो क्या है प्रकाश का वेग? सबसे पहले तो ये मैंने बताया प्रति सेकंड प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रति सेकंड। प्रकाश द्वारा तय विस्थापन बोल दो चाहे दूरी, यही होती है। अब देखो, बात करें निर्वात की, बात करें सबसे पहले किसकी बात करते हैं? निर्वात की। सबसे पहले बात की जाती है किसके बारे में? निर्वात। वैक्यूम की बात करते हैं।
उसमें होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कितनी होती है? 3 × 8 10⁻⁸मीटर प्रति सेकेंड के करीब होती है। अगर बात करता हूं मैं हवा के अंदर, हवा की बात करें तो वो होती है 2.98 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, जिसको लगभग बोलते हैं 3 × 10⁸ तो कई बार अगर आ जाता है हवा में प्रकाश का वेग, ऑप्शन में ये नहीं आता, तो आंसर 3 × 10⁸ ही करना आपको। लगभग प्रकाश के या निर्वात के बराबर होता है। तो ये, अब जैसे जैसे माध्यम गाढ़ा होता जाएगा ना, जैसे हवा से गाढ़ा क्या होता है? पानी। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.25 × 10⁸ उसके बाद में आता तारपीन। तारपीन ऑयल की बात आती है, इसमें होता 2.04 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में आता क्या? कांच। कांच में होती है 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। फिर आते हैं नायलॉन के रेसे। नायलॉन रेसे आते हैं, इनसे प्रकाश का 1.96 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जैसे जैसे माध्यम गाढ़ा होता जाएगा ना, वैसे वैसे प्रकाश का वेग बढ़ता जाएगा। तो ये आप बता सकते हो, जैसे जैसे माध्यम गाढ़ा वैसे वैसे प्रकाश का वेग बढ़ता जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब आप बता सकते हो कि प्रकाश का वेग, अगर क्रम की मैं बात करूं, प्रकाश के वेग के क्रम की बात की जाती है, तो सर्वाधिक किस में पाया जाता है? निर्वात में। ये आपको पता है। निर्वात में क्या होता है? मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक होता है। निर्वात के बाद में किस में होता है? हवा में, यानी गैस लिख देता हूं मैं। गैस के बाद में किस में होता है? द्रव में। द्रव के बाद किस में होता है? ठोस में। ठीक है। गैस में सबसे ज्यादा किस में होता है? कौन सी गैस में सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक याद रख लेना, नाइट्रोजन में होता है। सर्वाधिक कौन सी गैस में होता है? नाइट्रोजन में प्रकाश का वेग। ठोस में सबसे कम किस में होता है? वो याद करना एक। सबसे कम किस में होता है? तो ठोस में सबसे कम होता है किसके अंदर? हीरा। क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो प्रकाश का वेग कम। तो हीरे में सबसे कम मिलेगा। ये बात आई समझ में? ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या आता है। अब कई बार पूछते हैं कि प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या होता है, तो वो आपको बताना है। तो कितना समय लगेगा वो देखते हैं। चलिए, तो बताओ, आंसर दीजिए, कितना समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में? बताइए बेटा, कितना लगेगा प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय? कमेंट करो जल्दी से, कितना समय लगेगा प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में? कौन करेगा? जल्दी से आंसर दीजिए। कितना टाइम लेता प्रकाश? उतना कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। विनीता जी, माध्यम जितना गाढ़ा होगा ना, जितना सघन माध्यम होगा, प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। भाई गाढ़ा होता जाएगा विलियन, तो प्रकाश का वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा, लाइट उसको पार ही नहीं कर पाएगी। आ रही है बात समझ में? पानी के अंदर आसानी से निकल जाती है, लेकिन उसी पानी को थोड़ा सा और गाढ़ा कर दो कुछ डाल के, फिर और कम निकलेगी, फिर और कम निकलेगी, तो गाढ़ा होता जाएगा। ये बोला है मैंने। प्रकाश का वेग गाढ़े में नहीं ज्यादा होता। माध्यम जितना गाढ़ा होगा, पदार्थ जितना गाढ़ा होगा, उतना ही कम प्रकाश का वेग हो जाएगा। अपवर्तनांक बढ़ेगा उसके साथ। तो समय कितना होता है? बिल्कुल जी, नहीं आया आपका किसी का भी आंसर, इसका मतलब सबको पता है। कितना होता है? 8 मिनट 16 से 20 सेकंड का समय लगता है। मतलब आप बोल सकते हो कि लगभग कितना टाइम याद रखना? 500 सेकंड याद रख लेना। कितनी सेकंड याद रखोगे? 500 सेकंड का साइन टाइम याद रख लेना सूर्य के लिए। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो लगभग कितना टाइम लेता है बेटा?
500 सेकंड का समय लेता है। और दूसरा याद कर लेना, सूर्य का प्रकाश चांद से टकराकर जब आता है, तो चांद की चांदनी जब आती है, चांद की जब चांदनी आएगी, उसका साइन टाइम कितना होता है, तो ये भी याद रखना। प्रकाश का चांद से टकराकर पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय। तो चांद की चांदनी कितने समय बाद में पृथ्वी पर पहुंचेगी, अगर सूर्य का चांद का प्रकाश, तो ये चलता 1 मिनट और 28 सेकंड है। इसको आप बोलोगे लगभग कितनी, 90 सेकंड है। मतलब लगभग 1.5 मिनट का टाइम लग जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां तक बोलिए। 8 मिनट 32 सेकंड में कहाँ चला गया भाई साहब, 8.5 मिनट तो ज्यादा चला गया। भाई साहब नरुका, ज्यादा गए आप, इतना नहीं होता है। अब प्रकाश की दो प्रकृति अपन ने पढ़ी है, प्रकाश की तरंगीय प्रकृति और प्रकाश की कणीय प्रकृति। दो बातें आई है ना। इन दोनों बातों के बारे में प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं हैं। कई बार पूछा था प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है। ये सभी घटनाएं तरंगीय प्रकृति पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, तरंगीय प्रकृति पर आधारित है। अगला पॉइंट देखो। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, विवर्तन आदि घटनाएं, आदि घटनाएं कौन सी प्रकृति होती है, आदि घटनाएं तरंगीय प्रकृति। तरंगीय प्रकृति पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है कि प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है, तो तरंगीय प्रकृति पर। कणीय प्रकृति पर एक ही घटना होती है जिसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट है ना, प्रकाश की कणीय प्रकृति पर। केवल केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव आधारित है। प्रकाश की कणीय प्रकृति पर एक ही घटना है जिसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। याद कर लेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यही एक प्रकाश की कणीय प्रकृति पर है। बाकी की सारी घटनाएं तरंगीय प्रकृति से समझाई जा सकती है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, विवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है, ध्रुवण क्या है, प्रकीर्णन क्या है, सारी की सारी घटनाएं दर्शा सकते हैं। लेकिन एक ऐसी घटना है जिसके अंदर कण चाहिए, मतलब टकराना चाहिए, आके कुछ एक पार्टिकल टकराएगा, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा, बस ऐसी चीज चाहिए अपन को, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक सेल वगैरह आपने पढ़े हो कभी, तो वहां पे तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और एक लास्ट पॉइंट आता है कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ। ये कौन सी घटना बताती है कि अनुप्रस्थ प्रकृति है, तो ये बताने की काम करता ध्रुवण। कौन करता है, ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। तो ध्रुवण के कारण प्रकाश की तरंग का अनुप्रस्थ होने का पता चलता है। लास्ट पॉइंट लिख देता हूं। ध्रुवण के कारण प्रकाश की प्रकृति का
प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रकृति का होने का पता चलता है। इसके कारण प्रकाश तरंग का क्या होना, अनुप्रस्थ होने का पता चलता है। ध्रुवण के कारण प्रकाश तरंग का अनुप्रस्थ होने का पता चलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना बेटा। ये बेसिक जानकारियां हैं प्रकाश के बारे में जो आपको पता आनी चाहिए। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है, ये बता दो एक बार। बोलिए बोलिए एक बार, थोड़ा सा कमेंट कीजिए तो मेरे को पता चले कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया अभी तक। ये बेसिक जानकारियां हैं प्रकाश के बारे में। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं बेटा। देखो, जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक आपको, मेरे को पता नहीं चलेगा। या आप ऐसे चाहते हो कि भाई हम तो कमेंट नहीं करेंगे, आप पढ़ाते रहो, फिर मेरा काम भी नहीं है फिर कमेंट की तरफ मुंह करने का। फिर तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा अपनी, पढ़ाता रहूंगा लगातार। समझ में आ रहा है बिल्कुल। क्लास कितने बजे तक है? चलिए। अब देखो, एक आपने नाम पढ़ा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग। नाम तो पढ़ा ही आपने, विद्युत चुंबकीय तरंग। कई बार एग्जाम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पूछ लेते हैं कि वैसा विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताओ, कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी होती है वो बतानी है। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती है आपकी। एक ये नाम याद ना, विद्युत, प्रकाश की तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग ही तो है। तो याद करने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, याद रख जाएगी। देखो, जब आप नौकरी लगोगे ना तो लाओगे गाड़ी। कौन सी लाओगे? एक्स यू वी। गाड़ी एक्स यू वी, इन माई रेंज, इन माई रेंज। याद रख लेना, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, याद रह जाएगी। ये लगभग आपकी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे आ जाती सारी की सारी इसके अंदर। क्या क्या बोलोगे? गाड़ी एक्स यू वी। कैसे याद करना? गामा, गामा रे। अक्स से याद रखना, अक्स रे। अक्स से क्या याद रखनी है? एक्स रे। क्यू से याद रखना, अल्ट्रा वायलेट। तो अपन क्या बोलते? प्रबैंगनी। पी से क्या याद रखना है? विजुअल। दृश्य प्रकाश, जो अपन को दिखाई देता है। इन से क्या था? इंफ्रारेड। एम से आता है माइक्रोवेव। आर से आता है रेडियो वेव।
ये आती है रेडियो तरंगे, या इनको वृहत भी बोलते हैं, वृहत तरंगे भी बोलते हैं। माइक्रोवेव को बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे, या लघु भी बोलते हैं। इंफ्रारेड अवरक्त, ये तरंगे आती हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर काउंट होती हैं। बिल्कुल, ले जाएगी बात ध्यान में, ये आती है। गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, ऐसे गाड़ी, देखो कई बार इनके वैज्ञानिक पूछते हैं तो बता देता हूँ, गामा किरणों को रोक बनाने वाले बेकुरल, इन्होंने खोज की थी। देखो गम लगने पर आदमी वेकुल हो जाता है, क्या हो जाता है, व्याकुल बोलते हैं, व्याकुल हो गया, वेकुरल हो गया, वेकुल। तो याद, वेकुल से याद कर ले, वेकुल हो गया गम लगने पर। अक्सरे, अक्सरे डालने पर रोंगटे खड़े हो जाते तो रोंटजन, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं अक्सरे से, रोंट से, रोंगटे से रोंट याद रख लेना, रोंटजन। और इसका भाई एक रीटर, तो पैराबैंगनी के अंदर कौन आएंगे, रीटर। विजुअल में कौन आते हैं भाई साहब, न्यूटन। रक्त कैसा होता है, लाल, और हर सेल ही लाल होती है। सेल की बात आती है, सेल में रक्त होता है ना, तो हर सेल ही कैसी होती है, रक्त। हर सेल में रक्त होता है, किसमें होता है, हर सेल। वैज्ञानिक का नाम क्या है, हर सेल। तो हर सेल में क्या होता है, रक्त होता है, तो रक्त यानी लाल। लाल नाम आते ही याद करना, हर सेल लाल होती है। सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, और छोटे बच्चे को मारते हैं तो वो हर्ट हो जाता है, तो हर्ट जो होता है, छोटे बच्चे को मारने पर हर्ट हो जाएगा ना भाई, कुछ करे कर तो ना पाएगा नहीं आपका, तो छोटा बच्चा हर्ट हो जाएगा, तो हर्ट याद कर लेना। बड़े, वृहत का मतलब बड़ा, और बड़े आदमी को कोई मारे को नहीं, बड़े आदमी को कोई मारे को नहीं, तो मारकोनी, नाम क्या याद रखेगा, मारकोनी। हर्ट और कौन आएगा, मारकोनी आपको मिलने वाला होता है। अब बात कहाँ की आती है, विजुअल की। विजुअल, अब विजुअल तरंगे कौन कौन सी होती है आपको पता है, 7 होती हैं। कौन कौन सी, विबग्योर, वी, आई, बी, सी, वाई, ओ, आर, ये होता दृश्य प्रकाश, विबग्योर। वी का मतलब वोलेट होता बैंगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू होता है नीला, ग्रीन होता है हरा, येलो होता है आपका आपका कैसा, पीला, ऑरेंज नारंगी, आर क्या होता है, लाल। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, विबग्योर से आपको ध्यान में रखनी है चीजें सारी। तो ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कई बार पूछी जाती हैं। तो दृश्य प्रकाश की बात करें, विजुअल की अगर बात करें, तो ये किस में आता है, ये दृश्य प्रकाश है, विद्युत चुंबकीय तरंग में ही काउंट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास भी है क्या आपकी, किसकी है बेटा, अगली क्लास है क्या आपकी, 2 से, 2 से क्लास है क्या बताओ, कमेंट कर दो एक बार, 2 से क्लास है क्या। नहीं तो मैं आगे चलता हूँ, प्रकाश की घटनाएं स्टार्ट करूंगा। पहली घटना, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे अपन फिर। चलिए कोई नहीं, क्लास है तो अपन आज की क्लास इधर ही समाप्त करते हैं। कल से अपन स्टार्ट करेंगे प्रकाश की घटनाएं, जो आप पढ़ने वाले हो। ठीक है भाई, ठीक है। प्रकाश की घटनाएं कल स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन में आप दर्पण के बारे में पढ़ोगे, अपवर्तन में आप लेंस के बारे में पढ़ लोगे। उसके बाद में आता प्रकीर्णन, ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण आएगा, एक व्यतिकरण पढ़ोगे, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ोगे। ये 6 घटनाएं आपको पढ़नी है कम से कम, ये प्रकाश के अंदर है।